हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव फंडा पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर की जो नई भर्ती आने वाली है उसके बारे में जानकारी देने वाला हूं। और नई भर्ती लगभग 2244 पदों पर आने वाली है, जिसमें 3 तरह के पद रहेंगे। असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर और वर्कशॉप वर्कर की 3 तरह की पोस्ट इसमें रहने वाली हैं। इनके लिए क्या शैक्षिक योग्यता रहेगी वो आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। कितनी आयु सीमा होनी चाहिए, एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा रहेगा और इसके लिए क्या सिलेबस है जिससे आप अभी से इसकी तैयारी कर सकें, और इसके चयन की प्रक्रिया क्या रहने वाली है, इसमें कितना आपकी लंबाई होनी चाहिए, कितना वज़न होना चाहिए, दौड़ कितने किलोमीटर की आपको करनी होगी और मेडिकल में क्या-क्या सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। और इस जॉब की प्रोफ़ाइल कैसी है, इसमें जो अधिकारियों की रैंक कौन-कौन सी रैंक रहती है और इसमें आपका प्रमोशन कैसे होता है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही साथ ये भर्ती अभी तक क्यों नहीं आई है, इसमें अभी देरी क्यों हो रही है, ठीक है? उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा कि ये भर्ती अब कब तक आ सकती है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले अगर चैनल पर आप नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो नई भर्ती आने वाली है, उसमें कितने पद रहने वाले हैं। तो देखिए, इसमें लगभग कुल पदों की संख्या जो है 2244 है। इसमें कर्मचारी के लगभग जो है 116 पद रहने वाले हैं और सहायक परिचालक यानी असिस्टेंट ऑपरेटर के 1300 पद और हेड ऑपरेटर के 828 पद रहेंगे। इसके बाद अब बात करते हैं शैक्षिक योग्यता की। तो देखिए, जो सबसे पहला पद है आपका कर्मशाला कर्मचारी, उसके लिए जो योग्यता आपकी क्या होनी चाहिए, तो इसके लिए जो योग्यता है वो 10th हाई स्कूल होना चाहिए और साथ ही साथ आपका जो है आईटीआई होना चाहिए। टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रेडियो एंड टेलीविजन, इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड मैन्युफैक्चरिंग, रेफ्रिजरेशन, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट, मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट ट्रेड में आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। यानी कि 10th के साथ साथ आपके आईटीआई के आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए, तो आप जो है कर्मचारी के लिए आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद जो अगली पोस्ट है एओ की पोस्ट है, असिस्टेंट ऑपरेटर की, और इसके लिए जो योग्यता है वो आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए भौतिक और गणित विषयों के साथ। यानी कि आप साइंस स्ट्रीम से अगर आपने 12th किया है तो आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। नेक्स्ट है प्रधान ऑपरेटर। इसके लिए जो है आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए 3 वर्षीय इलेक्ट्रॉनिक्स में, टेलीकम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिक इंजीनियरिंग में जो है 3 वर्ष का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए या इसके समकक्ष कोई भी मान्यता प्राप्त तो कोई परीक्षा उत्तीर्ण कर रखी हो, ठीक है? तो ये आपकी योग्यता है जो तीनों पोस्ट के लिए जो आपको आपकी होनी चाहिए, तब आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद कुछ अधिमानी अर्हताएँ होती हैं जिनका लाभ आपको तब दिया जाता है अगर जो है लास्ट ऐसा कैंडिडेट है, जिनमें से 2 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनमें से एक को चयन किया जाना है। अगर किसी एक कैंडिडेट के पास अधिमानी अर्हताओं में से कोई भी एक सर्टिफिकेट होता है, तो दोनों में से सिर्फ़ उसको वरीयता दी जाएगी और उसको चयन किया जाएगा, दूसरे वाले को नहीं। तो ये इसका बेनिफिट आपको ये मिलता है। तो अगर आपके पास इनमें से कोई भी एक सर्टिफिकेट है तो आप जो है इसको ज़रूर लगाइएगा। जैसे कि आपके पास ओ लेवल होना चाहिए डोइक्स या नीलिट से, या फिर प्रादेशिक सेवा में न्यूनतम 2 वर्ष का आपके पास अनुभव हो, या फिर एनसीसी का बी सर्टिफिकेट हो, तो आप इसको लिए आवेदन करेंगे, इसका आपको फायदा आगे मिल सकता है। अब बात करते हैं कर्मशाला कर्मचारी के लिए आयु क्या रखी गई है। तो जो वर्कशॉप वर्कर होते हैं उनके लिए एज जो लिमिट है वो 18 से 22 है, और सहायक परिचालक यानी असिस्टेंट ऑपरेटर और हेड ऑपरेटर के लिए जो एज है वो 20 से लेके 28 वर्ष रखी गई है। इसके बाद अब जानते हैं भर्ती की प्रक्रिया क्या होती है। तो देखिए, भर्ती की प्रक्रिया में सबसे पहला जो चरण होता है वो लिखित परीक्षा होती है। लिखित परीक्षा में आपके 4 सेक्शन रहते हैं। पहला सामान्य हिंदी का, दूसरा विज्ञान और जो है जीके आपकी पूछी जाती है। तीसरे सेक्शन में संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता गणित परीक्षा यानी गणित पूछा जाता है। मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धि परीक्षा और तार्किक परीक्षा, ये आपका रीजनिंग का सेक्शन होता है। 100 अंकों के चारों सेक्शन होते हैं, कुल 400 अंकों का पूरा आपका प्रश्न पत्र रहता है। इसमें जो है आपको हर एक विषय में 50% का क्राइटेरिया करना होता है, यानी हर सब्जेक्ट में हर सेक्शन में आपको 50% लेके आना होता है, अदरवाइज जो है आप इसके लिए असफल रहेंगे, ठीक है? और इसके बाद इन्होंने बताया हुआ कि एक पाली में या एक से अधिक पालियों में भी इसका एग्ज़ाम कराया जा सकता है, ठीक है? अब जो बात आती है ना कि भर्ती अभी तक क्यों नहीं आई है,
तो वो आप यहाँ पर साफ-साफ देख रहे होंगे। देखिए इसके जो एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह है, इसमें कुछ चीज़ें मिसिंग आपको दिख रही होंगी। एक तो नॉर्मलाइज़ेशन का ज़िक्र नहीं किया गया है, क्योंकि जैसा कि अब ये जो नियमावली थी, इसमें लास्ट संशोधन 2018 में हुआ है, उसके बाद से कोई वैकेंसी भी नहीं आई है। तो इसमें संशोधन होना बाकी है, और इसमें यही संशोधन होगा कि इसका एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन होगा और इसमें नॉर्मलाइज़ेशन होगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी या नहीं रहेगी, सेक्शनल में 50% रहेगा या 35% रहेगा। तो और इस तरह से चीज़ें इसमें अभी क्लियर नहीं है, और मुझे लगता है इसीलिए भर्ती में अभी डिले हो रहा है, और इस तरह का जो है भर्ती बोर्ड की तरफ से नियमावली में संशोधन किया जा रहा है। उसके बाद इसका जल्द ही नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा। अब बात करते हैं इसका सेकंड चरण क्या होता है। तो सेकंड चरण होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पीएसटी यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपका डीबी होता है यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसमें आपने जिस भी पोस्ट के लिए आवेदन किया है, उसके लिए जो मान्य डॉक्यूमेंट है वो आपके चेक किए जाते हैं। जब आप उसमें वेरीफाई होते आते हैं, उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप यानी पीएसटी होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसमें आपके बॉडी पार्ट मेजर किए जाते हैं, यानी आपका स्टैंडर्ड चेक किया जाता है, जिसमें कि आपकी ऊंचाई और सीना चेक होता है पुरुष कैंडिडेट के लिए, जिसमें जनरल ओबीसी और एससी के लिए 168 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए, एसटी कैंडिडेट के लिए 160 सेंटीमीटर। सीना अगर हम पुरुष कैंडिडेट में जनरल ओबीसी और एससी कैंडिडेट की बात करें तो मिनिमम 79 होना चाहिए, और फुलाव करने के बाद मिनिमम 5 सेंटीमीटर का अंतर आना चाहिए, यानी कि 84 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए। एसटी के लिए 77 बिना फुलाए, और फुलाने के बाद जो है 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ मिनिमम 82 सेंटीमीटर होना चाहिए, जो कि इसमें साफ-साफ दिया हुआ है कि मिनिमम 5 सेंटीमीटर का सीने में फुलाव होना अनिवार्य है। महिला कैंडिडेट की बात करें तो इसमें जो है 2 चीज़ें मेज़र की जाती हैं। पहला ऊँचाई, जिसमें जनरल ओबीसी और एससी कैंडिडेट में 152 सेंटीमीटर ऊँचाई होनी चाहिए, एसटी कैंडिडेट के लिए 147 सेंटीमीटर ऊँचाई होनी चाहिए। वज़न की बात करें तो महिला कैंडिडेट के लिए न्यूनतम वज़न जो है 40 किलोग्राम होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं थर्ड चरण की, क्योंकि अगर आप इसमें क्वालिफाई होते हैं तो आप अगले चरण के लिए भेजे जाते हैं, जिसमें आपका अगला चरण होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी शारीरिक दक्षता परीक्षा। इसमें जो है पुरुष कैंडिडेट को रनिंग करनी होती है, 4.8 किलोमीटर की रनिंग होती है, 28 मिनट में करनी होती है। महिला कैंडिडेट के लिए 2.4 किलोमीटर की रनिंग 16 मिनट में कंप्लीट करनी होती है। अगर आप इस रनिंग में क्वालिफाई होते हैं तो आपकी जो है फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाती है, जिसमें 2 तरह की लिस्ट बनती है, एक फेल कैंडिडेट की और एक सिलेक्टेड कैंडिडेट की। ठीक है, सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट में अगर आप आते हैं तो आपको आगे के चरण के लिए भेज दिया जाता है। जो आगे की आपकी प्रक्रिया रहती है उसमें सबसे पहले आपका मेडिकल होता है यानी चिकित्सीय परीक्षा होती है, जिसमें स्पेशली आपकी आईज़ चेक होती है, ईयर चेक होता है, नोकनी और फ्लैट फीट चेक होता है। ठीक है, अगर आप मेडिकल के बारे में डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो मैंने इसके संबंध में एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है कि पुलिस विभाग में जो है मेडिकल किस तरह से होता है, तो आप उसको देख लीजिएगा। उसमें मैंने डिटेल में सब कुछ बताया हुआ है कि जो हर एक बॉडी पार्ट है वो किस तरह से चेक होता है। इसके बाद जब आप मेडिकल में पास होते हैं तो आपका उस जो है एक कैरेक्टर वेरिफिकेशन होता है। कैरेक्टर वेरिफिकेशन आपके स्थानीय थाने के माध्यम से होता है, जहाँ पर आपका ये चेक किया जाता है कि आपके पास कोई आपराधिक मुकदमा वगैरह तो नहीं है। जब आपका कैरेक्टर वेरिफिकेशन हो जाता है उसके बाद आपको जो है ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। आपकी 6 माह की लगभग जो है बेसिक ट्रेनिंग होती है। 6 माह की बेसिक ट्रेनिंग के दौरान आपको जो है सैलरी वगैरह भी मिलती है। इस दौरान आपको फिजिकल भी कराया जाता है आपका, और जो है आपको जो वायरलेस इंस्ट्रूमेंट है उनकी जानकारी दी जाती है, और विभाग में कैसे आपको काम करना होता है ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। अब बात करते हैं जॉब प्रोफाइल की कि इनकी जॉब प्रोफाइल कैसी होती है। बहुत ही बढ़िया जॉब है, क्योंकि इसमें जो आपकी पोस्टिंग रहती है वो आपकी जो सिटी में रहती है, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट होता है स्पेशली वहाँ पर आपकी पोस्टिंग रहती है। आपको किसी ऐसी जगह नहीं होगा, तो आप जो डिस्ट्रिक्ट में हमेशा रहेंगे, एक ऑफिस होगा, एक लिमिटेड टाइम के लिए आप वहाँ जाएंगे, आपका टाइम रहेगा कि शिफ्ट वाइज आपकी ड्यूटी वगैरह लगेगी। तो बढ़िया जॉब है, अगर आप अपनी फैमिली को भी इसमें आसानी से साथ में रख सकते हैं, और बढ़िया से आप अच्छे शहर के अंदर इसमें रह सकते हैं। तो बढ़िया जॉब है, अगर आप इसमें सिलेक्ट होते हैं तो आपको इसमें अदर कहीं पर भी परेशानी नहीं आने वाली है। दूसरा, इसमें बॉर्डर की बात करें तो जैसे कि पोस्टिंग की, तो अगर आपके ज़िले में और आपके बॉर्डर ज़िले में इसकी पोस्टिंग नहीं हो पाएगी, और वो पुलिस में कहीं पर भी किसी भी विभाग में नहीं होती है। ठीक है, तो जो है आपकी कहीं पर भी अदर डिस्ट्रिक्ट में आप पोस्टिंग ले सकते हैं, और आप जो है शहर के जो है शहर में जो डिस्ट्रिक्ट का हमारा यूनिट का ऑफिस होता है वहाँ पर आपको रहना होता है।
और पुलिस में जो लगभग ज़्यादातर वायरलेस सेट यूज होता है वो ये कैनवुड वाला यूज होता है। अब बात करते हैं रैंक्स और प्रमोशन कैसे होते हैं। तो देखिए इस विभाग में सबसे बड़ी जो पोस्ट होती है वो डीजी दूरसंचार, उसके बाद एडीजी होते हैं अपर पुलिस महानिदेशक दूरसंचार, फिर पुलिस महानिरीक्षक, निदेशक, फिर पुलिस महा उप निरीक्षक, उप महानिरीक्षक, राज्य रेडियो ऑफिसर यानी एसआरओ, और अपर राज्य रेडियो ऑफिसर यानी एएसआरओ, और सहायक रेडियो अधिकारी और सहायक रेडियो अधिकारी। ठीक है, ये आपके लगभग एएसपी और सीओ लेवल के आपके अधिकारी डिप्टी एसपी के रैंक के रहते हैं। इसके बाद अराजपत्रित में आपके पास ये वाली पोस्ट होती है जिनमें सबसे नीचे की पोस्ट होती है कार्यशाला कर्मचारी की। जब आप 5 से 10 साल की, लगभग 10 साल की आप सर्विस कर लेते हैं तो आपका प्रमोशन होता है। और सहायक कर्मचारी के लिए जो प्रमोशन रखा गया है इसमें 90 और 10% का होता है, यानी 90% जो है आपका सीधी भर्ती के तहत भरी जाती है, 10% प्रमोशन होता है। यानी कर्मशाला कर्मचारी के जो कैंडिडेट हैं उनका 10% में चयन होता है जो भी वैकेंसी रहती है उस आधार पे। फिर अगला प्रमोशन होता है प्रधान परिचालक हेड ऑपरेटर में। हेड ऑपरेटर की जो वैकेंसी होती है इसमें 50-50 का रहता है, यानी कि आधी वैकेंसी सीधी भर्ती से भरी जाती है और आधी प्रमोशन से भरी जाती है। और इसके बाद अगली पोस्ट होती है रेडियो उपनिरीक्षक की, जो कि आपका 2 स्टार वाला होता है, जो यूपीएसआई एसआई सब इंस्पेक्टर होता है उसकी रैंक का होता है। और इसमें टोटली 100% जो वैकेंसी है वो प्रमोशन से भरी जाती है, इसकी कोई भी सीधी भर्ती नहीं होती। और रेडियो निरीक्षक है, इसकी भी कोई सीधी भर्ती नहीं होती, और इसमें भी जो है आप 3 स्टार लगाते हैं, और इसमें जो है 100% जो भी वैकेंसी फिल की जाती है वो डायरेक्ट रेडियो उपनिरीक्षक को प्रमोट करके रेडियो निरीक्षक बनाया जाता है। अगर आप एज अ हेड ऑपरेटर नियुक्त होते हैं तो लगभग जो है आपकी जो प्रमोशन है आप रेडियो निरीक्षक तक जाएंगे। और जो है अगर आप सहायक परिचालक से जो है ज्वाइन होते हैं तो लगभग आप रेडियो उपनिरीक्षक, और अगर कार्यशाला कर्मचारी हैं तो आप जो है सहायक परिचालक या फिर हद से हद आप हेड ऑपरेटर तक प्रमोट हो जाएंगे। इसके लिए जल्द जो है वैकेंसी का नोटिफिकेशन भी भर्ती बोर्ड की तरफ से जारी हो जाएगा। इसमें जो लेट हो रहा है वो मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसमें जो है अभी भी नियमावली को लेकर थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, क्योंकि नियमावली में बहुत सारी चीज़ें अभी क्लियर नहीं हैं। पुरानी जो नियमावली है वो उस समय के हिसाब की है। 2015 में इसकी जो नियमावली बनी थी उसके बाद 3 संशोधन इसमें हुए हैं। लास्ट संशोधन 2018 में हुआ, उसके बाद से कोई संशोधन नहीं हुआ है, कोई वैकेंसी भी नहीं आई है। तो अब इसमें जो है नई वैकेंसी निकालने के लिए इसमें कुछ नियमावली में संशोधन होगा। खास करके जो मुझे लगता है वो एग्ज़ाम पैटर्न से लेकर जो संशोधन होने वाला है, नॉर्मलाइजेशन वगैरह के बारे में इसमें मेंशन नहीं किया गया है। तो जैसे ही नियमावली में संशोधन हो जाएगा भर्ती बोर्ड की तरफ से जल्दी इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा। संभवतः ये है कि नोटिफिकेशन जो है जनवरी के फर्स्ट वीक तक इसका आपको देखने को मिल सकता है। तो बिल्कुल आप जैसे ही वैकेंसी आती है उसके लिए मैं आपको अपडेट कर दूंगा, और आप इसके लिए आवेदन जरूर करिएगा। अगर आपके पास ये योग्यता है तो आप अभी से चाहें तो तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि सिलेबस मैंने आपको बताया हुआ है। तो वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अभी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।